हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BSCB इंग्लिश मीडियम। आज से जो क्लास 12 का इंग्लिश का जो सिलेबस है वो शुरू होने जा रहा है। और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको महात्मा गांधी ने लिखा है, उसे पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले पहले हम जो राइटर है महात्मा गांधी, उनका इंट्रोडक्शन जान लें, क्योंकि इससे बोर्ड एग्ज़ाम में एक नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव बन जाता है। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सवाल आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। चलिए शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 में इनका जन्म हुआ था। 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ द नेशन, वॉज अ मोर स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन. He successfully used truth and non-violence as chief weapons against British rule in India and helped India gain independence. महात्मा गांधी जी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 1869 में हुआ था। उनका निधन 1948 में हुआ था। उनको पॉपुलरली हम लोग बापू बोलते हैं और राष्ट्रपिता भी उनको बोलते हैं। फादर ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्रपिता। वो एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा थे दैन अ पॉलिटिशियन। राजनेता से ज़्यादा वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे। उन्होंने ट्रुथ और नॉन वायलेंस मतलब सत्य और अहिंसा को एज अपना हथियार इस्तेमाल किया था, ताकि वो अंग्रेज़ों को हटा सकें इंडिया से और इंडिया को आज़ादी दिला सकें। From 1915 till 1948, he completely dominated Indian politics. He died at the hands of a fanatic on 30 January 1948. His autobiography, My Experiments with Truth, and the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of caste idiomatic English. यहाँ से ये होता है कि 1915 से 1948 तक उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को काफ़ी डोमिनेट किया। डोमिनेट इन द सेंस उनका जो रोल था इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा था। बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन थे इंडियन पॉलिटिक्स में उस समय। 1950 से 1948 की दौर में 1948 में तो उनकी मृत्यु हुई थी। और वो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने इनको मार दिया था। और ये अपने ऑटोबायोग्राफी वो होता है जो जो बायोग्राफी इंसान खुद लिखता है। अपने लाइफ का जो जीवन के बारे में जो विचार है वो खुद अपने से लिखता है अपने बारे में, उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और बायोग्राफी मतलब वो किसी दूसरे के जीवन के बारे में कोई दूसरा आदमी लिखे। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो इन अपने इस किताब से माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और जो आर्टिकल्स लिखते थे, जो स्पीचेस देते थे यंग इंडिया के ऊपर डिफरेंट ओकेजन्स में, मतलब डिफरेंट इवेंट्स पे, तो इन सब से यही पता चलता था कि वो कितने ही ओरिजिनल थिंकर, मतलब कितने अच्छे व्यक्ति थे वो, कितने अच्छे से बुद्धिजीवी थे वो, तो कितने अच्छे बुद्धिजीवी आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। In the following extract, Indian civilization and culture, Gandhiji talks about the sound foundation of Indian civilization which has सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब ये अपने एक्सट्रैक्ट में, ये जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ये एक्सट्रैक्ट है किसका? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ये पूरी किताब है, उसमें से कुछ अंश, कुछ हिस्सा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के रूप में हमें यहाँ पे दिया गया है। और एग्ज़ाम में ये भी सवाल आ जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है, तो याद रखिए कि एक एक्सट्रैक्ट है। ओके, एक्सट्रैक्ट का हिंदी अर्थ होता है सार, निचोड़, इस टाइप का। तो अपने इस एक्सट्रैक्ट में इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में गांधी जी साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता के बारे में वो बताते हैं कि कितनी अच्छी सी ये सभ्यता है कि इतने समय तक चली आ रही है, कितने हज़ारों साल पुरानी ये सभ्यता है और अभी भी ये चली आ रही है। यहाँ पे साउंड मतलब ध्वनि वाला साउंड नहीं है। इंग्लिश में ऐसा होता है कि सेंटेंस के हिसाब से वर्ड की मीनिंग बदल जाती है। तो ये साउंड ध्वनि नहीं है, साउंड मतलब होता है अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे बोलता है ना साउंड स्लीप, मैंने बहुत अच्छी गहरी नींद ली। तो वैसे ये साउंड फाउंडेशन मतलब बहुत अच्छी फाउंडेशन हुई इंडियन सिविलाइजेशन की। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बी। मतलब बता दें यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कंपेयर कर रहे हैं। बता रहे कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो विदेशी सभ्यता है, वो हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ही प्रेफर करती है। मतलब उन्हीं को ही
बहुत इंपॉर्टेंस देती है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें मतलब जैसे बड़ा गाड़ी लेना है, घर लेना है, पैसा, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वो लोग इम्पोर्टेंस देते हैं इन सब चीज़ों को। वहीं जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो अध्यात्म की बातें, मोरल बातें, नैतिकता की बातें ज़्यादा करता है। सो ये था इंट्रोडक्शन मोहनदास करमचंद गांधी का। इसमें से दो आपको आ सकते हैं। एक तो ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है, एक्सट्रैक्ट, और ये ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज ए चीफ वेपन्स। तो ये 2 पॉइंट आपको खास सावधानी रखने की ज़रूरत है, ये 1 नंबर में सवाल आ जाता है। सो अब ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं टॉपिक पे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। I believe first I believe that I believe that civilization India has evolved is not to be beaten in the world. Nothing can equal the seeds sown by our ancestors. मतलब जो इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो इतना विशाल है, इतना अच्छा है कि उसे दुनिया की कोई और सिविलाइजेशन हरा नहीं सकती। उसमें जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितने गुण हैं इंडियन सिविलाइजेशन में, अच्छे गुण, उतने किसी और देश के सभ्यता या संस्कृति में उतने अच्छे गुण नहीं पाए जाते हैं। कितना महान है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मतलब होता है हमारे पूर्वज। तो जो हमारे पूर्वज ने जो इस सभ्यता की शुरुआत की है, उनकी बराबर कोई और सभ्यता नहीं है। जो हमारे पूर्वजों ने इंडियन सिविलाइजेशन को एक नींव दी, एक बीज की तरह। यहाँ पे बीज मतलब एक्चुअल बीज नहीं, मतलब एक बेस दिया, एक फाउंडेशन के लिए एक अच्छा सा एक नींव रखी, उस जिसकी वजह से आज इंडियन सिविलाइजेशन इतना ग्रोथ कर रहा है, उसकी बराबरी कोई और दुनिया की सिविलाइजेशन नहीं कर रही है, नहीं कर सकती है। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड same fate. The might of pharaohs was broken. Japan has become westernized. Of China, nothing can be said. But India is still somehow or other sound at foundation. यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं अलग अलग सभ्यता का, कि जो ग्रीस है, जो रोम है, जो एंशियंट इजिप्ट के रूलर थे फाराबॉस मतलब, और जो जापान है, ऐसे जो कंट्रीज़ है जिनका जो सभ्यता है वो पूरी तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ख़राब हो गई है, मतलब बर्बाद हो गई। जापान ने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो कर लिया, चाइना का कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो इतने वर्षों के बाद भी चला आ रहा है और चलता रहेगा। The people of Europe learned their lessons from the writings of the men of Greece or the Rome, which exist no longer in their former glory. तो बता रहे जो यूरोप के जो लोग हैं, जो यूरोपियंस हैं, उन्होंने खुद अपने जो लिखने पढ़ने की और अपनी सभ्यता को ग्रीस या रोम से कॉपी किया है। उन्होंने ही उनकी जो सभ्यता है रोम की, ग्रीस की, उनको उनकी सभ्यता को कॉपी करने की कोशिश की है यूरोप के लोगों ने। फिर भी जो ग्रीस और रोम की जो सभ्यता है वो फिर भी बहुत हद तक ख़त्म हो गई है। In trying to learn from them, the Europeans imagine that they will avoid the mistakes of Greece and Rome, such there is a pitiable condition. महात्मा गांधी आगे बता रहे हैं कि जो यूरोप के लोग हैं उन्होंने सोचा कि वो ग्रीस और रोम से वो सभ्यता सीख लें, और जिस वजह से, जिस रीज़न की वजह से ग्रीस और रोम की जो सभ्यता है, जो कह सकते हैं आप सिविलाइजेशन है, वो बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई, वो उन सारे मिस्टेक्स को ये अवॉइड करेंगे, मतलब उन सारे मिस्टेक्स को ये नहीं दोहराएंगे। ऐसा यूरोपियंस का इमेजिन था, ऐसा यूरोपियन ने सोचा था। कितनी दयनीय कंडीशन है बाकी सारे देशों की, वो ये कहता है। तो इस एक्सट्रैक्ट से वो ये अपने कंपैरिजन कर रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का वेस्टर्न से, जिसके थ्रू कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये समझा रहे हैं कि देखो इंडिया का सिविलाइजेशन कितना पावरफुल है, कि हज़ारों वर्ष के बाद भी अभी तक चला आ रहा है। वहीं बाकी सारे जो जापान हो गया या बाकी सारे जो कंट्रीज़ है वो किसी और से या तो कॉपी करके अपनी सिविलाइजेशन को बढ़ा रहे हैं, या तो उनके सिविलाइजेशन ख़त्म हो चुकी है। सो तो आई होप फर्स्ट पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन समझ में आया होगा। अब सेकेंड पे आते हैं। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज़ हर ग्लोरी. It is the charge against India that people are so uncivilized, ignorant, and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes. यहाँ पे जो हर है, हर यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया करने के लिए लिखा गया है। हम लोग जानते हैं कि भारत को हम माता के तौर पर बोलते हैं कि भारत हमारी माता है, तो इसलिए उनको
हर से डिनोट किया गया है। तो बता रहे हैं कि इन सब के दौरान इंडिया है फिर भी इमूवेबल रहा, मतलब ये मूव नहीं किया, मतलब इन बाकी सारे देशों की तरह खुद ये भी अपनी सभ्यता को ना बर्बाद किया, ना ही दूसरों से कॉपी करने की कोशिश किया। और यही उसकी खूबसूरती है भारत की सभ्यता की। और हमेशा ये इंडिया के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि पीपल्स बहुत ही उधर के बेकार है, अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है। तो जो ये सब जो विदेशी लोग जो इंडिया के लोगों के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, ये एक्चुअल में सच नहीं है। ये जो है इंडिया के जो भी नैतिक मूल्य है उसके अगेंस्ट है। what we have what we have tested and found true on the anvil of experience, we dare not change. Many thrust their advice upon India and she remains steady. This is her beauty, it is sheet anchor of our hope. वही बता रहे हैं महात्मा गांधी कि हमने बहुत टेस्ट किया, टेस्ट किया इन द सेंस मतलब हमने लॉजिकली भी सोचा और इमोशनली भी सोचा, जितने भी इंडिया के जो भी सभ्यता है उसके बारे में, और फिर दूसरे से कंपेयर किया, वेस्टर्न से कंपेयर किया। और उसके बाद हमने देखा एक्सपीरियंस के साथ कि जो इंडिया की सिविलाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा महान सिविलाइजेशन है। और इतने सब चेंज होने के बाद भी इंडिया की सिविलाइजेशन कायम है। वो इसी वजह से कायम है क्योंकि बहुत ही महान सिविलाइजेशन है और उसका जो बेस है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इस वजह से वो बहुत लंबे समय तक टिका है। और यही बताती है कि यही उसकी खूबसूरती है। और ये जो है एक तरह से हमारा सिक्योरिटी की तरह काम करता है। सो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ये थर्ड पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ conduct विच पॉइंट्स आउट टू द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, performance of duty, and observance of morality are convertible terms. To observe morality is to attain mastery over our minds and our passions. बताते हैं कि सिविलाइजेशन जो है इसके थ्रू, जो सिविलाइजेशन के द्वारा कोई भी मैन को, कोई भी मैन मतलब सिर्फ मर्द नहीं, मतलब कोई भी व्यक्ति को उसकी जो ड्यूटी है उसको याद दिलाता है। उससे कोई इंसान क्या करता है, क्या कैसे उठता है, कैसे बैठता है, उससे उसकी किस सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है उसके बारे में पता चलता है। और जो उसकी जो ड्यूटी, जो कर्तव्य है, और जो उसकी मोरालिटी, नैतिकता के ऊपर जो उसका ऑब्जर्वेंस है, ये दोनों ही कन्वर्टिबल टर्म्स है। मतलब और अगर आपको मोरालिटी को अटेंड करना है तो आपको अपने दिमाग और अपने पैशन दोनों के ऊपर मास्टरी करना होगा, मतलब दोनों को अपने कंट्रोल में करना होगा। सो डूइंग वी नो आवर सेल्व्स। और ये सब करने के बाद, मतलब अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में लाने के बाद, मोरालिटी जानने के बाद, अपने ड्यूटी, अपने जो कर्तव्य है दुनिया के लिए उसको जानने का ही को हम कहते हैं कि आत्मज्ञान। ये सब करने से ही, करने के बाद ही हम आत्मज्ञान, जिसको बोलते हैं वी सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, मतलब जो इसको बोलते हैं ना हु एम आई, इस टाइप की चीज़ें। सो इस ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने माइंड को और अपने पैशंस को अपने कंट्रोल में रखें। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। ये लाइन 1 नंबर में बहुत बार आ चुका है बिहार बोर्ड में। तो ये इसको आप समझ लीजिएगा कि गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। So, if this definition be correct, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be. महात्मा गांधी हमें बताते हैं कि अगर ये डिफिनीशन सही है, जो भी इंडिया के बारे में हम जानते हैं या इंडिया के बारे में बहुत सारे लेखकों ने लिखा है, अगर वो सारी बातें इंडिया के बारे में सही है, तो इंडिया को किसी और सभ्यता या संस्कृति से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इंडिया में इतना ही सारे गुण हैं, इतना सारा गुण है कि इसको कमी नहीं पड़ेगी गुणों के, ताकि ये किसी और देश से सीखे, किसी और सभ्यता सीखे। कितनी महान संस्कृति है इंडिया से संस्कृति। We notice that the mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants, and still remains unsatisfied. Again, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इससे क्वेश्चंस भी हैं पॉइंट 1.2 में। The more we indulge in our passion, the more unbridled they become. महात्मा गांधी बताते हैं कि जो हमारा दिमाग है वो एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है। अब रेस्टलेस बर्ड यहाँ पे एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें अब देखते हो हमारा दिमाग एक पल कहीं और रहता है, दूसरे पल कहीं और चला जाता है, तीसरे पल कहीं और ही चला जाता है। तो उसी को ये रेस्टलेस बर्ड से डिनोट किए हैं, उस सिचुएशन को बताता है कि महात्मा गांधी, हमारा दिमाग एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है, जितना इसको आप देते हैं उतना ही ये मांगता है और फिर भी संतुष्ट नहीं होता है।
जितना हम अपने पैशंस में इंडल्ज होते हैं, इंडल्ज मतलब हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, हद से ज़्यादा उसमें जुड़े होना, उसको इंडल्ज बोलते हैं। तो जितना हम अपने पैशंस में इंडल्ज होते हैं, उतने हमारा जो अपने आप से कंट्रोल है वो बाहर होता है। और इसलिए जो हमारे एंसेस्टर्स है, देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस, दे सॉ दैट हैप्पी वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। इसी वजह से जो हमारे एंसेस्टर्स है, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हमारे जो इंटेलिजेंस है, जो भी हमारा एक्टिविटी है जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, जिसको जैसे कि सपोज आप बताते हैं कि हमको पैसा बहुत अच्छा लगता है, पैसे में हम इंडल्ज हो गए, दिन भर पैसे के बारे में सोचते हैं, सुबह उठते हैं पैसे, शाम को पैसा, तो ये इंडल्जेंस में आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे ना, वो इसके लिए के लिमिट सेट कर दिए कि आपको इसमें ज़्यादा इंडल्ज नहीं होने की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट है बट इतना भी नहीं कि आप उसमें दिन भर लगे रहो, हमेशा उसी के बारे में सोचो। और ये बताते हैं कि जो हैप्पीनेस है, जो हम खुशियाँ होती है, वो जस्ट ए मेंटल कंडीशन, वो सिर्फ एक दिमाग का एक सिचुएशन होता है जिसमें हमें लगता है कि हम खुश हो रहे हैं। आगे वो बताते हैं, अ मैन इज़ नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर। द रिच मैन आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी, मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। महात्मा गांधी कहते हैं यहाँ पे कि जो मैन मैन मतलब अगेन यहाँ पे मेन की बात नहीं हो रही, मैन मतलब मनुष्य। जो इंसान है वो ज़रूरी नहीं कि जो अमीर है वो खुश है क्योंकि वो अमीर है, और जो दुखी है वो गरीब है इसलिए कि वो गरीब है। बहुत बार अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो अमीर है वो दुखी रहता है और जो गरीब है वो खुश रहता है। और लाखों लोग जो हैं वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। और इन सब को ध्यान में रखते हुए, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, आवर एंसेस्टर डिसोसिएटेड अर्थ फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर्स। और इन सब को देखते हुए हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने हमें लग्जरी और प्लेजर्स, और लग्जरी मतलब आरामदायक ज़िंदगी, और प्लेजर मतलब जो खुशियाँ हमें प्लेजर्स मिलती हैं, जैसे कि बड़ी गाड़ी लेना, ये सब लग्जरी और प्लेजर्स में आ जाते हैं। जितनी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं एक तरह से सब कहते, तो उन सब से हमें अलग कर रखा, डिसोसिएट किया, अलग रखा। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इन सब चीज़ों से ज़रूरी नहीं है कि आपको हैप्पीनेस मिले। वी हैव मैनेज विद सेम काइंड ऑफ लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ईयर्स अगो, we have retained the same kind of cottages that we had in former times. Our indigenous education remains the same as before. We have had no system of life surrounding competition. Each followed his own occupation or trade, charged a regular wage. It was not that we did know how to invent machinery, but our forefather knew that it was set our hearts after such things we would become slaves and lose our moral fiber. सो महात्मा गांधी बताते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने जिस तरह का सिस्टम शुरू किया था कि खेती बाड़ी करो और एक छोटे से गांव में ही रहो, खुश रहो, तो ये जो था सिस्टम, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है और इसी को हमें कंटिन्यू करना चाहिए। और आज तक ये सिस्टम चला आ रहा है और इसको चलना रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। वो इसलिए बताते हैं कि ये लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन नहीं है। अब देखते हो शहरों में क्या होता है कि लोग को जॉब पानी होती है, फिर नौकरी करनी होती है, फिर बगल वाले को देखते हैं कि वो बड़ी गाड़ी ले रहा है तो हम भी बड़ी गाड़ी लेंगे। तो इस तरह का जो सिस्टम है, इस तरह का जो कंपटीशन है, वो ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। और आप एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में ही आप अपना लाइफ जो है वो ख़राब करते हैं। गाँव में क्या होता है कि जो लोग हैं वो अपने अपने ऑक्यूपेशन करते हैं, कुछ लोग मछली मारते हैं, कुछ लोग किसानी का खेती करते हैं, कुछ लोग सब्जी बेचते हैं, तो सब अपने अपने ऑक्यूपेशन करते थे और वो लोग खुश थे। और कोई होता था जो दिहाड़ी करता था, पहले के समय में भी और अब भी बहुत जगह पे गाँव में होता है ये सब। और वो महात्मा गांधी आगे बताते हैं कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो मशीन कैसे बनाया जाता है वो उनको नहीं पता था, या मशीन क्या होती है उनको ये सब नहीं पता था। उनको पता था बट उन्होंने जानबूझ के इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो जानते थे कि हम मशीन्स के आदी हो जाएंगे, मशीन्स के गुलाम बन जाएंगे। जैसे कि आज के दौर में आप देखिए तो जो मोबाइल है जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, या जो लैपटॉप है, इन सब के हम आदी हो चुके हैं। इनके बिना अगर आप हटा मोबाइल किसी से छीन लो तो वो मतलब बहुत ही अजीब बिहेव करने लगता है। तो इसलिए इसी को देखते हुए जो हमारे जो फोर फादर्स थे, मतलब जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने मशीन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि इससे जो हम अपने मोरल है, जो नैतिक मूल्य है, जो नैतिक भाव है, उसको खो देंगे। They therefore, after the due deliberation, decided that we should do what we could do with our hands and feet. They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. फिर उसके बाद वो बताते हैं कि जो हमारे पूर्वज के हिसाब से
हमारे पूर्वज के हिसाब से, हमारे जो पूर्वज थे वो बिलीव करते थे कि इंसान सिर्फ अपने हैंड्स एंड फीट्स मतलब अपने आप पे निर्भर रहे तभी हैंड्स और फीट्स पे खड़े हैं और उसका अच्छे से इस्तेमाल करें। इसी के ऊपर हमारे जो रियल हैप्पीनेस जो है वो तभी होगा, जो हमारा हेल्थ है वो तभी ठीक रहेगा जब हम अपने हैंड्स और फीट्स पे खड़े होंगे। हैंड्स और फीट्स मतलब ये कि जो हम अपने आप पे निर्भर रहेंगे, कोई मशीन या कोई इन्वेंशन पे डिपेंड नहीं रहेंगे। तो दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम 7 से चालू करेंगे। बाय।